आंखों के लिए विशेष बताया है, वो हमारे लिए बहुत, हमारे पूरे इसको बहुत उपयोगी रहेगा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही आज की मुख्य अतिथि महोदया है हमारे, तो अब आप अगला सत्र प्रारंभ करें। जी हो। अगले सत्र के लिए जैसे हम हाइड्रोजन वाटर पे चर्चा कर रहे थे और छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु भी चर्चा थी, तो हम जिस भी टॉपिक पे बात करनी है आप लोग बता दीजिए। जल तत्व पे कल बात हो रही थी तो उस पे भी बात कर सकते हैं, समस्याओं के निराकरण हेतु। ऐसा जो जो आप उचित समझें वो आप करें। वैसे कल हैंडरेज बहुत थे, तो हमारे अनिल राय जी का तो जो है प्रश्न नहीं हो पाया था, और लोगों के भी प्रश्न नहीं हो पाए थे। तो आप जैसा उचित समझे वो करें। जी हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। और एक चीज बस ध्यान रखें, यौगिक अभ्यास से पहले यदि हम गर्म जल पीते हैं या कुंजल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। कोशिश करें हम फ्रेश हो लें सुबह से, मतलब रात में त्रिफला वगैरह भी ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है अगर एक साथ फ्रेश ना होने की। लेकिन फ्रेश होने के बाद ही स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हैं तो हल्के वस्त्र पहन के खुली जगह में योगाभ्यास करें। जो भी बहनें हैं कोशिश करें कि सलवार सूट या कोई हल्के कपड़े पहन सकते हैं उस समय, क्योंकि आपका एक अपना समय होता है, तो अच्छे से पूरा तन्मयता के साथ योगाभ्यास करा करें। मतलब कई बहनें थोड़ा सा सिर्फ दर्शक दीर्घा में रहे, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रखना है, तभी हम अपने घर परिवार का ध्यान रख पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रखने में हेल्प कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी What कोई can I do ऐसा। for you? जी खुल गया हो तो कुछ बोल रहे होंगे आप अपना। जी कल बहुत से भाई लोगों के हेडरेस्ट थे और बहुत से लोग के प्रश्न रह गए थे, इसीलिए आज का ये उद्देश्य था लिया जो बेटा बुलाने का कि सबके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो आप लोगों के जिन जिनके भी हेडरेस्ट थे या जिनके मन में प्रश्न है तो हेडरेस्ट करें, तो एक के बाद एक को बंदे भाई समाधान सामान हो दे। जाए। पटेल साहब माइक बंद करिए। जी, तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर या फिर मुख्य अतिथि महोदय जो चाहेंगी वो होगा। तो अनिल राय, पवन कुमार जी उपस्थित हैं तो वो आए और आज की योग कक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम। आज की योगाचार्य और मुख्य वक्ता नीलम जी का पुनः अभिनंदन इस मंच पर। और आज उन्होंने हंसी का तड़का, हंसी का छौंका, योगाहार में खुशी का मौका, ये सब देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से आज आपने योग कराया। योग की कक्षा बहुत अच्छी रही। और साथ ही जो कई सारी एक्सरसाइजेज हैं, यह जैसा रमेश चंद मेहरा जी भी कह रहे थे कि इतने दिनों के बाद भी कुछ न कुछ नया सीखने को, हर एक व्यक्ति से नया सीखने को जो अनुभव इस योगाहार कार्यक्रम पर हमें मिलता है, वो अपने आप में अतुलनीय है। और इसमें सबका योगदान जिस प्रकार से रहता है स्वेच्छा से, और इसको आगे बढ़ाने की जो प्रयास रहता है, इसमें प्रयासरत सभी रहते हैं। तो इसके लिए आज पुनः एक बार नीलम जी का अभिनंदन है। और पिछले कुछ दिनों से जो हम बातचीत कर रहे थे पानी के ऊपर, पानी की शुद्धता के ऊपर, पानी के देखरेख के ऊपर, और जैसा कि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, यह जो पानी है केवल हमारा जो प्राकृतिक रूप से जो पानी उपलब्ध है, जो हमारे झरने, स्रोत, नदी, नाले, जहाँ पर भी ये उपलब्ध हो रहा है प्राकृतिक रूप से, विशेष मुख्यतः जो बरसाती जल है, उस बरसाती जल की जो धरती की जो धारण क्षमता है, उस पर निरंतर ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा पानी निकाल दे रहे हैं। वन हमारे
कम हो गए हैं, या हमारे जो चारागाह कॉमन स्पेसेस हैं वो कम हो गई हैं, तो वहां पर उसकी धारण क्षमता भी कम हो गई है पानी की। इसी प्रकार से जो पानी निकल भी रहा है, जो नदियों के रास्ते से भी जो जा रहा है, उस पर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जा रहा है, चाहे वो सीवेज है, चाहे वो शहरों का पानी है। और हम बात भी कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे नदियों के उद्गम स्थलों के जो नाले नदियां थे, उस पर भी जो पानी पहले जहाँ बहता रहता था, अब वहां पर भी बहुत ज्यादा कमी आ गई। तो हमारी जो जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, एक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो जल की क्षमता है धरती की, और उसके बहते रहने की जो क्षमता है, उसको उसका ह्रास नहीं हो, नंबर वन। और नंबर टू, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम ये जो पानी की जो हम बात कर रहे हैं, तभी ये सार्थक हो पाएगी। नहीं तो हम एक सॉल्यूशन तो हमें मिल जाएगा पानी का, लेकिन पानी अगर बचेगा ही नहीं, और हमारी आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है, और जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पानी में प्लास्टिक का, माइक्रो प्लास्टिक का पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो एक क्रिटिकल स्टेज ऐसे आएगी कि हमारे पास वो संसाधन ही नहीं रहेगा। और मैं अभी देख रहा था कुछ दिन, अभी पिछले एक दिन से 2 दिन पहले दुबई जैसे क्षेत्र में एक भयंकर बाढ़ आई। इतनी बाढ़ आई कि जितनी 2 साल में बारिश होती है वो एक ही दिन में बरस गया। तो ऐसा एक आलीशान शहर पूरा डूब गया, और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। तो ये हमारी जो समस्याएं हैं, ये पानी से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित। भगवान दे रहा है तो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, इतना दे रहा है कि आदमी उसको संभाल नहीं पा रहा है, और नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस जल के ऊपर जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस विषय पर मेरा अनुरोध रहेगा कि नीलम जी से, कि जहाँ पर भी आप कैंगन वाटर की बातचीत कर रहे हैं, और उसको हमें पानी को एक वृहद रूप से समझने की जरूरत है। जहाँ पर भी आप कैंगन वाटर की बातचीत करें, हालांकि जैसा आपने बताया कि उसमें वेस्टेज नहीं है, केवल उसका जो खराबी है वही इसमें वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये पानी का जो स्रोत है, ये तो अ, जो रिसोर्स है, ये अनमोल रिसोर्स है, और इसकी शुद्धता बनाए रखना हमारा एक कर्तव्य है। इसका जब भी ऐसा मौका लगता है, तो इसके बारे में जरूर चर्चा करें। जहाँ पर भी इसकी संभावना हम कर सकते हैं, हम हमारे पास मौका आता है, तो हम अपने खेतों का पानी खेतों में ही रहने का दें, उसको बहने नहीं दें। अपने जो शहर के लोग हैं, उसको नल खोल करके उसका दुरुपयोग नहीं करें। और भी ऐसी जो चीजें हैं, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि पानी को केवल पानी ही नहीं, बल्कि इसको एक जो हम एक इसको हम एक भगवान के रूप में भी पूजते हैं। नदियों को हम पूजते हैं, नर्मदा माता को हम पूजते हैं, गंगा मैया को हम पूजते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो होता है ना, कि उसको पूजने के साथ अब आगे क्या करना है, वहां पर अटक जाता है। तो वो अटकने की बात जो है, वो उस पर हम क्या करें, कैसे करें, और ये जल प्रवाह कैसे बना रहे, और ये जल प्रवाह को हम मैनेज कैसे करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक किसी के खेत की मिट्टी आई थी, तो उसका मिट्टी का मैंने परीक्षण करवाया। तो उसको हमने पाया कि वहाँ पर एल्कलिनिटी बढ़ गई, मतलब आपकी सैलिनिटी की तरफ मिट्टी बढ़ जा रही है। तो हमने उसके जो सोर्स स्रोत है, उनका जो बोरवेल है, 2-3 बोरवेल थे उनके जमीन में, बड़े किसान थे, तो उसकी भी पानी की जांच कराई। तो पता लगा वो पानी भी तो अल्कलाइन हो गया है। अब वही पानी आप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, तो आपको डबल इम्पैक्ट है। आपकी एक तो खेत की जो वो है सैलिनिटी वैसी बढ़ी हुई है, उसके ऊपर आपने जो पानी का उपयोग किया वो भी ऐसा हो रहा है। तो इसका हमने कहा कि उन्होंने कहा अब इसका क्या करें। तो उनको हमने कहा अपने खेत को आप लेजर लेवल कराओ, क्योंकि वो नया नया काल मी खेती वो कुठे कर रहे गेले थे। कोण बोललं तो बरोबर ते माइक बंद करिए, माइक। हा हा मालिनी, काय आश्चर्याचं मालिनी, मंदिर म्हणजे काय कुठे काय आता हो एकदम वेगळं म्हणजे असं रंजना जी, इनको म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था जी कि कर ये दिया जो सर। पानी की जो समस्या है, इसको हम इस रूप में देखें। हाँ, तो इनका सॉल्यूशन ये निकला कि खेत का जो पानी है,
उसको अपने खेत को आप लेजर लेवल कराइए और जो भी बरसात का पानी है उसको वहीं पर ही जमीन के अंदर सीप होने दीजिए और बाहर नहीं बहने दीजिए। तो ऐसा उन्होंने प्रयास किया और अगली बार जब बारिश हुई तो उनके खेत की पूरे लबालब भर गए थे, मेड़ बना रखी थी और वो सारा का सारा पानी अंदर ही सीप होकर के चले गए। तो ऐसे हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो साथी हैं वो उनको भी पानी को वृहद रूप से देखते हुए करेंगे तो हम इस प्राकृतिक जो संसाधन है इसको बचा पाएंगे, अच्छी तरह से उसकी देख-रेख कर पाएंगे। तो इसी पर मुझे लगता है कि नीलम जी अपने विचार भी अपने दें और वो इसके ऊपर क्या सोचती हैं और आगे क्या लगता है इसमें करना चाहिए और फिर हम चर्चा को इस पानी के महत्व को समझते हुए हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मेरा यही सुझाव है, लेकिन नीलम जी चूँकि मुख्य वक्ता हैं, आप आप फ्री हैं, आप जो भी टॉपिक लेना चाहें पानी से आप ज़रूर लीजिए। जी धन्यवाद। निश्चित ही भाई साहब, आपको सुन के मुझे एक प्रेरणा आई। मैंने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा था, पृथ्वी त्रिरत्नानि स्था जल अन्न सुभाषितम मूर्खेषु पाषाण रत्न संज्ञा विधीयते उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। तो निश्चित ही इस धरती पे 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। जिनके द्वारा ये जीवन चल रहा है, हवा, पानी, 3 ही खुराक है हमें जीवन जीने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पत्थरों की संपत्ति को या उन संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। अगर एक आधार स्तंभ देखा जाए तो जल है तो कल है, निश्चित ही ये सत्य है। और प्राण वायु निश्चित ही हमें एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आया, वो सिखा गया कि हमें जो प्राकृतिक वातावरण है, यदि वो जितना अच्छा स्वच्छ होगा, जितना अच्छा प्योर होगा, चाहे वह वायु के रूप में है, जल के रूप में है या भोजन के रूप में है, तो निश्चित ही उसको अच्छा हम प्रयास अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से रखें। और रही बात रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो मैंने 2 प्रोजेक्ट किए थे इसमें। तो हमने गाँव-गाँव जाके नुक्कड़ नाटक और कई सारी ऐसी गतिविधियाँ चौपाल लगा के हमने काम किया था। हमने नाबार्ड के साथ काम किया था इस प्रोजेक्ट पे और 1-2 और संस्थाएँ थीं। जिसमें मैं करीब-करीब जब मैं 12वीं में पढ़ती थी, जब से मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अवेयरनेस मैं गाँव-गाँव में चर्चा कर रही थी। करीब-करीब क्योंकि नेहरू युवा केंद्र के साथ हम काम करते थे और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे विशेष तौर पे काम हुआ। आज भी मतलब जितनी बरसात होती है मेरे घर में, हालाँकि ऐसे प्राकृतिक अभी सोर्स हमने नहीं बना पाया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ था। लेकिन मैं कोशिश ये करती थी कि हमारे यहाँ एक टंकी बना के हमने कुछ उसको स्टोर करा और कई सारा मैं पानी लेती थी क्योंकि उसको मैंने चेक भी करा उसका पीएच वगैरह भी मैं, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। तो निश्चित ही भाई साहब। और मैं 10वीं में पढ़ती थी जब जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, तो वो खेत की माटी, खेत में खेत का पानी, खेत में एक प्रतियोगिताएँ कराते थे। तो हम स्कूलिंग के टाइम पे बच्चों को अवेयर करने के लिए उस टाइम पे हम लोगों ने खुद सहभाग किया काफ़ी। उस समय हमने प्राइज़ जीते थे। तो मुझे अभी ध्यान आया जो मेड़बंदी है और जो भाई साहब ने बोला जो ज़मीन का कटाव होता है, उससे भी मिनरल बह जाते हैं। तो निश्चित ही वो सब जो आपने बताया कि मेड़बंदी वगैरह से बहुत अच्छी आप मिनरल्स को आप मेंटेन कर सकते हैं और जो कटाव है भूमि का वो भी बचता है। तो निश्चित ही इस दिशा में हर एक ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर से लेके सब जगह प्रयास होने चाहिए। खास तौर पे देखिए आप ये ह्यूमस जो अभी की जो पराली जो जलाई जाती है, शहरों में भी देखिए कितना दिल्ली में पॉल्यूशन रहा, कितनी मतलब ये विश्व स्तर पे ये समस्या गई है। डब्ल्यूएचओ तक पे इसमें चिंता जताई है। लेकिन हमारे आस-पास के, जैसे मैं भोपाल में भी रहती हूँ, तो कई जो मुझे खेत ऐसे जलाते हुए भी दिखते हैं, मैं उनको भी रोकती हूँ। क्योंकि निश्चित ही वो ह्यूमस को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सॉइल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इन ह्यूमस का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत ज़्यादा सॉइल साइंस को नहीं समझती हूँ, लेकिन जितना मैंने अध्ययन थोड़ा बहुत किया है कि ये ह्यूमस बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमें आस-पास और मैं तो कह रही हूँ कि हम हमारे सरपंचों को आस-पास के जो भी कर रहे हैं, उन पे एक फाइन की भी अगर हम बात करें, तो भी ये प्रस्ताव दे सकते हैं। कि भई आप अगर कर रहे हैं तो इससे, क्योंकि आप अपना खेत जला रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट भी तो कितना खराब हो रहा है। हवा कितनी दूषित हो रही है। खेत का तो नुकसान हो ही रहा, वो ज़मीन में कितने ह्यूमस खत्म हो जा रहे हैं, जो जैविक तत्व हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो हमें जागरूकता के साथ उनको थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली भी लागू करने की ज़रूरत है। तो हम अपने आस-पास के क्षेत्रों में जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि निश्चित ही बारिश का पानी तो एक प्राकृतिक वो एक अच्छा उर्वरक का काम करेगा ही, और साथ में जो ये पराली का भी है,
और जो हमारे अपशिष्ट भी होते हैं घरों के, इनमें भी अगर अपने ही घर के किचन प्लांट को बनाया जाए और इनसे भी उर्वरकता बढ़ाई जाए, तो ये बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। जो हमारे घर का अपशिष्ट जाता है तो हम कचरे को देते हैं, लेकिन ये कचरा अगर इकट्ठा किया जाए किसी एक मोहल्ले का एक जगह और उसको एक जैविक करके अपना आपस में उसको कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद घर में, हमारे जो ससुर जी हैं वो बहुत काफी मतलब उनको बहुत रुझान है इन सब चीजों में। वैसे तो वो इंजीनियर रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन उन्हें जैविक सारे के सारे उर्वरक बनाने में बहुत रुचि आती है, कंपोस्ट खाद जो बनता है। तो हम हमारी किचन का पूरा जो कचरा होता है वो किचन गार्डन में छत पे लगा हुआ है ऊपर, वहां इस्तेमाल होता है। तो मतलब लगभग लगभग मुझे तब पता है कि हमारे घर की जो सब्जी आती थी वो घर की किचन गार्डन में ही उगाई जाती है ज्यादातर। कभी कभार बाजार से आती है, लेकिन ज्यादातर सब्जियां घरों में उगाते हैं। तो उससे काफी मतलब एक, यहाँ तक कि चने की खेती भी छोटे छोटे टबों में उन्होंने कर दी थी। मैंने खुद ने चने खाए उस टब के निकाल के, छत की खेती से। तो ये छोटे छोटे मैनेजमेंट है कि हमारे घर का वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, हम ताजा छिलके सब्जियां होते हैं तो हम अपने घर के जानवरों को दे देते हैं, लेकिन जिन घरों में जानवर नहीं है वो क्या करेंगे? या तो वो फेंक देते हैं सड़कों पे, इधर उधर कचरा फेंकते हैं, या वो पर्टिकुलर अगर म्यूनिसिपालिटी की वहाँ गाड़ी आ रही वहां फेंकते हैं। लेकिन अगर उसी को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें, एक जगह कोई एक ऐसा निस्तारण उसका किया जाए, तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अपने अपने खेतों में पहले देखा था, गाँव में घूरे लगाए जाते थे, मैंने देखा। तो वो अभी भी मतलब जो उनका वेस्टेज होता है वो कोई भाई लेके पूरा का पूरा खेतों में डंप करते हैं। ऐसे कुछ मेरे गांव में तो ऐसा सिस्टम रहा है, गड्ढे बना दिए जाते थे। हालांकि अब वो सिस्टम देखने को नहीं रहता, क्योंकि स्वच्छ गांव के चलते भी कचरा गांव में वैसा अब आसपास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका कंपोस्ट कहाँ यूज हो रहा, कितने लोग कंपोस्ट लगा रहे, मुझे लगता है कि कुछ लोग जागरूक रहते हैं वो प्लांट लगाते हैं। हालांकि सरकार बहुत सब्सिडी भी देती है इनमें, सहयोग भी करती है ज्यादा से ज्यादा। तो इस पे भी थोड़ा सा प्रयास करें कि हर व्यक्ति अपने घर से शुरुआत करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी बहुत बड़ी एक क्रांति आ सकती है जैविक की तरफ बढ़ने में। और ज्यादा से ज्यादा हम अपने घर में परिवार में, जैसे कि कोई भी, जैसे भाई साहब का मैंने सुना था, सुखजी भाई साहब का, तो उन्होंने काफी प्राकृतिक वातावरण में कार्यक्रम कराए थे शादी विवाह के, अभी दीदी बता रही थी कल। तो ये अडॉप्शन हमें लाना है अपने पास कि हम जन्मदिन मना रहे तो हम क्यों केक का सिस्टम कर रहे हैं? हम 101 पेड़ लगा सकते हैं। तो और ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा जनरेशन समझ रही है, अभी जो युवा पीढ़ी है वो समझ में आ रहा है कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। तो हम जो भी आसपास के वातावरण है उनको अगर सहेजने में अपने रिचुअल्स मनाएं, कोई भी त्योहार है अगर हम वो प्रकृति के साथ मनाएं, तो उनमें जीवंतता और आ जाएगी, हमारा झुकाव जो प्रकृति के साथ और ज्यादा होगा। और निश्चित ही हम प्रकृति के अंग हैं, हम अलग नहीं है। तो जब उसको संतुष्टि मिलती है, उसको हम फील करते हैं, वो ही हमें वापस से रिवर्स करती है। क्योंकि अ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो निश्चित ही जब हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे आसपास होगी, देखिए हम छोटे छोटे पेड़ पौधे भी अपने घर में लगाते हैं, एक अच्छा ग्रीनरी का वातावरण रखते हैं, तो हमारे अंदर एक पीसफुलनेस अलग ही आती है, अलग सुकून मिलता है उन हरियाली को देखते। तो आप देखिए कि कई मैंने ऐसी फोटोज देखी हैं जहाँ शहरों को बहुत ग्रीन सिटी के नाम से और वो सब कॉलोनियों को बहुत अच्छे से हरा भरा बनाया जाता है। तो इस तरीके से भी हम अपने आसपास के वातावरण को और अच्छे से सहेजने में सहयोग कर सकते हैं। ताकि किसी का भी कोई प्रश्न है तो। जी ओम। अ, ओम जी। कल जो हैंड रेस थे उनमें अनिल राय जी का प्रश्न रह गया था, तो मैं अनिल राय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछ लें, और जिन सज्जनों को भी प्रश्न पूछना वो हैंड रेस करें तो हमें सुविधा होगी। जी ओ अनिल राय जी। अच्छा, अनिल राय जी जुड़े नहीं हैं, तो और कोई भी जो प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। प्रतीक गुलांडे जी का हैंड रेज है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न करें। जी ओ। सदन को नमन। प्रश्न यह है कि मेरा छोटा भाई वो 6वीं कक्षा में था, मतलब 2020 की बात है, 19 की बात है।
तो जी। उसको सडनली क्या हो गया कि 1 से 2 दिखने लगे, मतलब एक इंसान है तो उसको 2 दिखने लगे। तो हमको ऐसा लगा कि उसका मतलब आँख का प्रॉब्लम होगा। तो तो फिर उसको चेकअप के लिए ले गया गया। तो फिर उसको ड्रॉप वगैरह दिया। तो फिर उसका मतलब एमआरआई वगैरह किया तो उसको ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर निकला उसको। तो फिर बाद में हमने उसके ऊपर डॉक्टर गिरी और डॉक्टर पाखमोड़े करके यहाँ नागपुर में न्यूरो सर्जन थे, उनके पास हम उनको लेके गए, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि अभी इसको अगर करेंगे तो इसका इलाज नहीं हो सकता, तो फिर उनको घर में ही रखा। फिर उसको हमने नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट दी थी। हमारे यहाँ अमरावती में नेचुरोपैथी का काम है यहाँ पे। तो जी। उसका क्या हो गया, फिर धीरे-धीरे उसकी आँख चली गई, उसको दिखना बंद हो गया, फिर वो गिर गया था एक बार। फिर उसका मतलब स्मेल का चला गया, उसका एक-एक जो भी सिस्टम था वो बंद होते चला गया और वो अलग-अलग प्रकार कलर की उल्टियाँ कर रहा था। तो उसकी उल्टियाँ वगैरह भी अलग-अलग प्रकार की थी, वोमिटिंग। तो नेचुरोपैथी ने कुछ काम किया, लेकिन एक मतलब वो ऐसा हो गया कि एक दिन उसको बहुत अच्छा भूख लग गया था, खाना खाने की इच्छा हो गई थी, तो उसने अप्पे जो बोलते हैं हमारे इधर, तो वो हाँ, उसको हाँ, खिला दाल। दिए। हाँ, तो उसमें दही वगैरह होता था। तो फिर उसके बाद उसका मतलब दिन ब दिन उसकी हालत ऐसी खराब होती गई, तो फिर उसका वो सिकुड़ गया। फिर वो उसके बाद वो जून महीने में उसका वो डेट हो गया। तो उसके बारे में आप थोड़ा अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, ब्रेन 95% पानी से बना है, ये तो आप समझ सकते हैं। एक बिल्कुल लिक्विड है और यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, जो मतलब आप सोचिए कितने बारीक बारीक मतलब न्यूरॉन्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत अपने आप में सूक्ष्म है। तो निश्चित ही उस समय जैसे अब इस ऐसी कंडीशन में जैसे ब्रेन हैमरेज होता है, या याददाश्त की कमी होती है, या किसी को माइग्रेन होता है, या आप देखिए सर्वाइकल में जरा सा भी अगर कंप्रेशन होता है तो पूरा दर्द आ जाता है, चक्कर आने लगते हैं। जरा सा भी व्यक्ति खड़ा होता है और गिर जाता है। वर्टिगो वगैरह में देखिए कितनी दिक्कत होती है। मतलब व्यक्ति नियंत्रण भी नहीं कर पाता, खड़ा भी होता है तो वो एक जगह खड़ा नहीं हो पाए, कई ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में देखिए सबसे पहले तो बॉडी को, शरीर को शुद्धिकरण होना चाहिए, किसी भी स्तर पे है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण में हमें हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम खाने के बजाय उसके शरीर को डिटॉक्स करने पे ध्यान दें। हमारे साथ समस्या यही है कि कोई बीमार हुआ तो हम खाना लेके बैठ जाते हैं, भोजन लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वही जानवर होते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वो भोजन छोड़ते हैं सबसे पहले। तो आपने देखा हो कई लोगों को भोजन से भी अरुचि हो जाती है, इसलिए हो जाती है वो प्राकृतिक हो रहा है। अगर भोजन से अरुचि हो रही तो आप बीमार नहीं है, आपका शरीर कह रहा है कि कुछ दिन का उपवास दीजिए। तो जब हमें कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरीके का फीवर आता है, आपने देखा बिल्कुल टेस्ट चला जाता है मुंह का, तो उसका मतलब यही है कि आपका शरीर हीलिंग मांग रहा है, वो अपने आप से उसका पूरा इम्यूनिटी हील कर रही है जो भी बाहर से आक्रमण हुआ है शरीर पे। तो इसलिए चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, इसलिए बुखार आ रहा था। तो बुखार में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें बॉयल करके पानी इसलिए पिलाया जाता था कि डाइल्यूट होता था वो पानी, माइक्रो क्लिस्टरिंग होती थी, उसके पीछे बहुत सारी, क्योंकि हम तो समझ नहीं पा रहे थे उस समय कि क्यों पानी का ऐसा बोला जा रहा। और जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह जैसे लूज मोशन हो जाते थे तो जिंक वगैरह की कमी हो जाती है, एनर्जी और ज्यादा डाउन हो जाती है, तो वहां पे फिर वो सॉल्यूशन वाटर की बात करते हैं। उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ पाए। बीपी लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कम हो जाता है। तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेंगे तो जो टॉक्सिन है हमारे अंदर, हमारे कोशिका के अंदर, देखिए दो रूट कॉज मैंने जो मैंने देखा कि प्राय जो बीमारियां हो रही हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है। जब एनवायरनमेंट हम एल्कलाइन करेंगे, एक अच्छे शरीर को मतलब एक प्योरिटी की तरफ लेके चलेंगे, वो एल्कलाइन से मतलब प्राकृतिक एल्कलाइन की यहाँ बात हो रही है। तो हम सबसे पहले तो जल का सेवन पहले खाली पेट करें, उसमें आप नींबू के साथ, आप ठीक है, आप शहद के साथ भी ले सकते हैं, आप फ्लेवर वाटर भी ले सकते हैं, जीरे का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। कोई डायबिटिक है तो मेथी का पानी, जैसे कि मैंने पहले दिन बोला था, इससे क्या डिटॉक्स होगा। और डिटॉक्स वाटर अभी गर्मियों के लिए पुदीने का पानी लीजिए, पुदीना, आपको लगे तो उसमें तरबूज डाल सकते हैं, लेकिन पुदीना भी सफिशिएंट है।
आप 2 पत्ते से तोड़ के पुदीने के डाल देते हैं, वो भी सफिशिएंट है। सुबह-सुबह आपको तुलसी आप क्रश नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्क्यूरी क्रिएट करता है, इसलिए उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, बॉयल करके काढ़ा पी सकते हैं। आप कोई भी दिव्य पेय है, देखिए इसको आप प्योर पानी में पीजिए, इसको मिल्क के साथ मत पीजिए। प्योर पानी में जो काढ़ा बना के पीते हैं, उससे बहुत अच्छा डिटॉक्स हो रहा है। मैंने दिव्य पेय के अपने बच्चे के ऊपर रिजल्ट लिए हैं। मेरा बेटा था, जब वो 7-8 महीने का था, मैं पतंजलि योगपीठ गई। मेरा वहाँ 15 दिन की एक ट्रेनिंग थी स्किल इंडिया की, भारत सरकार की। केंद्रीय कार्यालय राजीव भवन में वही हमारा प्रोग्राम था। तो पतंजलि से भी करीब 60 ट्रेनर थे स्किल इंडिया में, जिन्हें टीओटी किए कराया गया था भारत सरकार के द्वारा। हमें स्किल इंडिया के सेंटर खोलने थे, तो पूज्य महाराज जी ने के द्वारा भी वहाँ आयोजित था, होस्टिंग वही थी। तो वो कार्यक्रम हमारे जो हुए, उन कार्यक्रमों में बच्चे को एक दिन रात में नोज बहने लगी बहुत ज्यादा पानी जैसा, और हल्का सा फीवर था। तो हमने वहां पे मतलब कुछ ऐसा समझ आ नहीं रहा था, मेडिसिन थी नहीं, हमें अभी कहाँ लेके जाएंगे। तो एक बहन ने बोला कि इसको ना दिव्य पेय का आप पिलाइए, तो वहीं दिव्य पेय तो क्योंकि उपलब्ध था, वो बच्चे को पिलाया बहुत अच्छे से उसको। तो पहले हमने दिव्य पेय पानी के में दिया, फिर दूध पे हम लाए। तो मैंने देखा कि जो फ्लू में हमें 5-5 7-7 दिन लग जाते थे, हम 2 दिन में दिव्य पेय से डिटॉक्स कर पाते हैं, क्योंकि हील कर जाते हैं, उसमें सारी जड़ी बूटियां हैं। और निश्चित ही ये पूरे जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से हम मुलेठी हुई, दालचीनी हुई, दालचीनी हमारे शरीर से डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। कई सारी ऐसी चीजें, मुलेठी कफ दूर करती है। तो जब एक पूरा उसमें क्या है, पूरा योग है जड़ी बूटियों का। दिव्य पेय का मैंने बहुत मतलब काफी, क्योंकि मैं काफी इस्तेमाल करने वाली, मतलब उसमें मैं कह सकती हूँ कि मैं एक सेटिस्फाई कस्टमर हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यूज करा है, तो इसके लिए मैं बोल पा रही हूँ। तो खाली पेट हमें पीना है दिव्य पेय। खाली पेट आप जैसे कुछ नहीं है तो आप थोड़ा दिव्य पेय पीजिए घर में, जो भी उपलब्ध है। मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे नहीं जा रही हूँ। अगर किसी को किडनी की समस्या है, तो निश्चित ही हमें 2 बार कुल्थी की दाल खानी है। कुल्थी की दाल क्या करेगी, गाल ब्लैडर से, हमारे ब्लैडर से किडनी को डिटॉक्स मतलब पूरा करेगी। तो हम वो डिटॉक्स क्यों नहीं करते हैं, हम अपने लीवर को डिटॉक्स नहीं करते हैं, हम अपने स्टमक को नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आपके अ, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका कारण एक है स्थूल का जमा होना, पेट में गंदगी का जमा होना। तो उस पे जब हम काम करते हैं, तो हमारे शरीर को सांस लेने के लिए स्पेस मिलता है। हमारे योग आहार के कोई भाई जी पतंजलि योग पीठ में ही वॉक कर रहे हैं शायद। चलिए बहुत अच्छा, दर्शन करा रहे हैं आप पतंजलि योग पीठ के घर पे बैठे हुए, लाइव दर्शन कह जी सकते बहन हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल वही। और पूरा अब चूंकि अब आपको सुन रहे हैं, हम लगातार 3 दिन से यही पतंजलि पीठ से ही सुन रहा हूँ। और परम अच्छा अच्छा पूज्य भाई। स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद और जो सारी बातें आप बता रही हैं, अब बढ़िया। बाद में हम जो है आके यहाँ से वापस और फिर हम त्योहार में सारे वृतांत बताएंगे। अभी ये वेलनेस सेंटर है जहाँ जो जी है, जी हाँ सभी लोग बहुत, यहाँ का जो प्रभाव है, जो यहाँ के जो वातावरण, जी बहन जी जी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा परम पूज्य स्वामी जी ने कराई है। जी और जी बहुत सुंदर। छत्रपति शिवाजी आज जो समाज को जरूरत है, एक तो योग आयुर्वेद की जो आपके द्वारा बताया जा रहा है, और दूसरा विचार विचार में परिवर्तन हमारा लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए चलिए बात करेंगे। अभी मैंने समय लिया, आपको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम। जी जी नहीं भाई साहब, मुझे अच्छा लगा वहां देख के, इसलिए मैंने बोला। तो जैसे पूज्य महाराज जी भी देखिए इसलिए बोलते हैं कि आप आंवला एलोवेरा जूस के, आंवला क्या करता है, प्राकृतिक विरेचन का कार्य करता है। क्या कर, उमाशंकर जी आप देखिए लाइट बंद करें। होस्ट कृपया म्यूट कर दें। तो जो प्राकृतिक पेय होते हैं, जैसे त्रिफला की हमारे यहाँ चर्चा है, तो हम आंवला, एलोवेरा, मुरब्बा, ये सब की जूस की हम बात करते हैं। तो पूज्य महाराज जी भी इसलिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो किसी ब्रांड विशेष के लिए बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आप इस्तेमाल कीजिए, आप शरीर की शुद्धि करिए। तो और इजी गोइंग इसलिए क्योंकि भाई पतंजलि बना भी रहा। तो वो इसलिए बोलते हैं कि भाई आप कहीं इधर उधर लेने जा रहे हैं, तो पतंजलि के प्लेटफॉर्म पे वो चीजें उपलब्ध हैं। यदि मैं कोई चीज बात बोल रही हूँ, जैसे आज मैं जल की बात कर रही हूँ, अब मैं कहूँ भाई पानी कहाँ से आएगा, तो मैंने वो डिवाइस लिया, मतलब कि मेरे पास वो ऑप्शन था, इसलिए बोला। मैं कोई डिवाइस के सेलिंग के लिए बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिवाइस तो मैंने पिछले साल से लेना शुरू करा। मैं योग के क्षेत्र में तो 2008 से आ गई थी। मैंने मेरे एक स्कूल में पढ़ाती थी, मैं विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई प्रमुख थी, छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा मैंने। ललितपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, बेसिकली झांसी के पास है। और
हमारी एक महिला प्रभारी थी दीदी, उनको देख के मैं काफी प्रभावित थी। तो पतंजलि की गतिविधियां होती थी और पूज्य महाराज जी से उस समय झांसी आगमन हुआ था, वहां उनके दर्शन मुझे हुए थे। तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी और एक प्रेरणा ऐसी आ रही थी कि राष्ट्र प्रेम का जो उन्होंने ऊर्जा जगाई, निश्चित ही विद्यार्थी परिषद में हमें वो माहौल मिला है और हम अपने कार्य को बहुत तत्परता से कर रहे थे। लेकिन महाराज जी के द्वारा एक योग के माध्यम से जुड़ने का अवसर मुझे मिला और मुझे प्रेरणा मिली। उसी समय गायत्री परिवार शांति कुंज से भी बहनें आई थी, तो मैं वहां पे सेंटर चलाती थी ललितपुर में। तो वहां पे हम बहनों को जोड़ जोड़ के ला ला करके हम कोर्स कराते थे योग का, कि आप डिप्लोमा करिए और कोर्स करिए। तो जी भाई जी। बहन जी, मैं ललितपुर से 50 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ से हूँ। अच्छा भाई साहब, चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। जी। हमारे मौसा जी रहते हैं वहां पे, मैं जाती रहती हूँ। चलिए भाई साहब, तो इसमें क्या हुआ कि जब वहां पे तो डिटॉक्स पे जब हमने काम करना, मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना शुरू किया था 10वीं क्लास से, क्योंकि मेरी जो टीचर थी होम साइंस की, वो बोलती थी बेटा पानी पिया करो। उस समय हमें समझ नहीं आता था, तो हमने 1 गिलास पानी शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार स्कूल जाते समय जल्दी जल्दी में फ्रेश नहीं हो पाती थी, तो बहुत अनइजीनेस फील होता था। तो वो चीज आज मैं रिलेट कर पाती हूँ आज के स्टूडेंट से, कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो मेरी मैडम ने बोला तो मैं 1 गिलास पानी शुरू की, फिर 2 गिलास पिया। धीरे धीरे मुझे चमत्कार मिलने लगे। और जब मैं शांति कुंज गई, पतंजलि योगपीठ गई, तो शांति कुंज में मैंने बताया वहां ऊषा पान का सिस्टम है, तो ऊषा पान कराया जाता था। तो मैं फिर 5-5 एक एक 1.5-1.5 लीटर पानी पीने लगी। तो उसके तो मुझे और भी चमत्कारिक परिणाम मिले, क्योंकि मुझे एक बार में बिल्कुल इंस्टेंट मतलब मोशन आते थे। वैसे तो प्राकृतिक नेचर कॉल तो रहते ही है, लेकिन वो जल चिकित्सा के जो मैंने प्रभाव देखे, उससे मैं अपने आप में एक मिरेकल सा फील कर रही थी कि यार ये बहुत कैसे कर लेता है पानी ऐसा। और ये तो पहले भी था पानी तो, लेकिन हमारे लोगों को पता क्यों नहीं होता है। घर में तो बोलते भाई खाली पेट पानी पीना क्राइम माना जाता था, कुछ खा के पानी पियो, ऐसा बोलते थे घर के लोग। दादी दादी हालांकि गुड़ खाती थी वो जब भी भूख लगने पे, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए पानी हमारे घरों में नहीं पिया जाता था, ऐसा प्रचलन नहीं था। तो जब जल चिकित्सा की ओर जुड़ी, वहां के देखे, मैं पतंजलि योग पीठ गई, योग ग्राम का वातावरण देखा कि वहां जो पंचकर्मा की थेरेपी है। फिर तो हालांकि जब मैं फिर योग से जुड़ चुकी थी, तो फिर काफी सारे पुस्तकें आयुष मंत्रालय के हमने प्रोग्राम देखे, आयुष में मैं जाती थी। मेरी कई 2 मित्र हैं, बहन हैं, तो वो वहां पे अभी एज ए थेरेपिस्ट हैं। और काफी सारे मेरे कलीग्स हैं जो वहाँ एज ए रिसर्चर साइंटिस्ट हैं आयुष मंत्रालय में। अ, उनके वहाँ अपने क्लिनिक हैं। तो ऐसे फिर योग ग्राम मुझे जाने का मौका मिला। तो यहाँ पे फिर मैं भोपाल आके मैंने कई सारी अस्पतालों के साथ काम किया, स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट के साथ मैं जुड़ी। तो पेशेंट को जिनको 700-700 शुगर थी, पता चला कि उनके लिए हम काम कर रहे हैं, काढ़े वगैरह हम सजेस्ट करते थे उस समय, और दालचीनी वगैरह का पानी, और जो हमारा एक पूरा रूटीन था ऐसे वैसा बैंगलोर स्वामी गुरुजी जो एचआर नागेंद्र जी हैं, उनके सुपरविजन में होता है। और भारत सरकार इसको पूरा सपोर्ट किया था। और स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट भारत सरकार के सहयोग से चल रहा, पूरे भारतवर्ष में डायबिटीज का रुक जाए उसके लिए पूरे देश भर में ये अभियान मुहिम चलाई गई थी। तो मैं उसकी भोपाल की कोऑर्डिनेटर थी, हमारी प्रदेश कोऑर्डिनेटर के साथ मैं उनके साथ यही उनके हॉस्टल में मैं रही हूँ। तो फिर हमने ऐसे गतिविधियां जब की, तो डिटॉक्स हमने जब देखा, हमने एस व्यासा के रिसर्च पढ़े, फिर हमने आयुष के रिसर्च पढ़े, तो उसमें ये देखा गया कि अ, जो पंचतत्व की थेरेपी थी, मड स्नान, क्योंकि हालांकि वो थोड़ी प्रक्रिया थोड़ा लंबा समय लेती है, आप एक दिन में आप डिटॉक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपको फीवर आया तो आपका बुखार रुक गया, वहीं आपको कोई शुगर की समस्या है तो आप मेडिसिन लेके अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में फील करते हैं। लेकिन जो दवाइयां हम ले रहे हैं वो लीवर और किडनी पे साइड इफेक्ट करती हैं। इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखा सकती हूँ आपको, कि कैसे हमारी जो वो होती है विटामिन सी की जो टैबलेट होती है वो कैसे काम करती है, उसके साइड इफेक्ट कैसे होते हैं, ये हमने प्रयोग किए हैं खुद। तो ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जो टॉक्सिन के प्रयोग हमें बताते हैं। देखिए आप, हमारे यहाँ पूड़ी की सब्जी के साथ कद्दू की सब्जी होती थी, तो एसडीएल एलडीएल जो 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बैलेंस करते हैं शरीर को। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल भी, मतलब आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। भाई सांस आ रही है तो इसमें और सारी गैसेस आ रही हैं साथ में। तो जो भी हम बाहर खा रहे हैं उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्रांस फैट है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का कारण ट्रांस फैट है। लेकिन हमें हमारे घर के खाने के तेल पे कभी नजर नहीं डाली, लेकिन हम खा रहे हैं, और सोचिए घर में हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो क्या आवश्यकता है हमें इतना ऐसा तेल खाने की?
आप सोचिए ना कि जो तेल हमें हार्म कर रहा, पता है कि हार्ट अटैक इतना बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ रही है, तो हमें आवश्यकता ही क्या है? आप किसी जैसे आप पतंजलि ब्रांड का लाते हैं तो कम से कम आपको ये है प्योरिटी, आप सरसों की आप फुल चम्मच ना डाल के आप छोटी टीस्पून से तेल डालिए, उतना जीरा फ्राई करिए, उतना ही खाइए। आपको लग रहा है आप घर के शुद्ध देसी घी में आप छौंक लगा लीजिए, बहुत महंगा नहीं पड़ता। 600-700 रुपए घी भी आपको बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि आप जो दूसरे रिसोर्सेज लेते हैं उससे तो कम ही हम खर्चा करेंगे खाने में। और मैं आपको बता दूं, घर में खाने पीने का खर्चा सबसे कम होता है, एफएमसीजी का खर्चा सबसे कम है, दूसरे जो खर्चे हैं वो सर्विसेज एरिया के हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, आप 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का खर्चा निकाल लीजिए, जिस घर में रहते हैं उस घर की कॉस्ट निकाल लीजिए, तो खाने की कॉस्ट से कंपैरिजन करिए। घर की जो चीजें होती है उनकी कॉस्ट निकालिए, घर में शादी ब्याह होता है उन कपड़ों का खर्चा निकालिए, घरों में जो गैजेट्स यूज हो रहा है, जो मोबाइल यूज हो रहा है, जो टीवी हो रही, जो फ्रिज हो रहा, आप उनकी खर्चे निकालिए। आपको खाने का खर्चा सबसे कम है घर में, मैं ये मुझे पता है, मैंने खुद ने रिजल्ट निकाले। मेरे खाने के खर्चे से 4 गुना 10 गुना दूसरे खर्चे हैं। तो इसका मतलब कि हम भोजन में तो अगर अच्छा खर्च भी कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले आवश्यकता है। भाई हमें हमारा फोकस ज्वेलरी पे जा रहा, हम हमारा कपड़ों पे जा रहा, हमें क्या आवश्यकता है ज्वेलरी की? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा वो आभूषण है, हमारा सबसे बड़ा आभूषण हमारा शरीर है। मतलब अलंकारों की जो बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन पे हमें ध्यान देना है। उस डिटॉक्स के लिए हम अपने घरों में एलोवेरा लगा हुआ, लेकिन उसको प्योर एनवायरनमेंट में लगना चाहिए। अगर एलोवेरा किसी खुली जगह पे लगा है और वो किसी पॉल्यूटेड जगह पे लगा है, तो वो उस जगह की ऊर्जा को खींचता है, उस जगह की गैसेस को खींचेगा। इसलिए जो भाई जी ने बोला था कि पानी का, हवा का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, तो इसलिए घरों के आसपास ग्रीनरी लगाते हैं लोग कि अच्छा वातावरण रहे, अच्छा मन रहे, अच्छी सांसें मिले। तो हम जो पानी पी रहे हैं सुबह उसको डिटॉक्स कर सकते हैं। तो एलोवेरा, आंवला जो है, आंवला सबसे बड़ा विरेचक है। मतलब हमारे भोजन की थाली में, हमारे घरों में अगर माना जाए सबसे सस्ता आंवला है, जो हमें हेल्दी देता है। लेकिन कितने लोग आंवला पीस के जूस पी सकते हैं या चूरन खा सकते हैं? चूरन बहुत कसैला लगता है। तो पतंजलि ब्रांड का आंवला मैंने भी इंटेक करा, तो वो एक कंसिस्टेंसी बना के रखता है, और पानी में घोल के आप पीजिए, डायरेक्ट पीना मुश्किल है तो आप 5 से 10 ml हम लेते हैं, उसको लेके करेंगे। एलोवेरा जूस है, एलोवेरा बहुत सारे अमीनो एसिड्स वगैरह दे रहा, हमें विटामिन की पूर्ति करता है, तो महिलाओं की समस्याओं में सहयोग होता है। और निश्चित ही आयुर्वेद के लिए कितना अच्छा, आप देखिए पतंजलि चिकित्सालय पे हर एक वैद्य आपको एक निशुल्क सलाह दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब आप, तो इसके बाद भी हम गोली दवाई पे जा रहे हैं, अपने रूटीन को डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी लोग एलोपैथी पे जा रहे हैं, अस्पतालें खुल रही, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों पे पट्टी पड़ी ना वो तो। और एक सोने वाला व्यक्ति होता है और एक सोने का नाटक करता है, सीधी बात ये है कि जो जागना ही नहीं चाह रहा उसे कितना भी दुनिया आ जाए तो नहीं जगा सकती, लेकिन एक नॉर्मल रियल में जो नींद में सो रहा उसको जगाया जा सकता है। यही हमारे घर परिवार में है। हमें पता है कि मोबाइल से साइड इफेक्ट है, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन है। मोबाइल कितना इस्तेमाल हो रहा दिनचर्या में हमारी। तो मोबाइल हमारे लिए बना है, ना कि हम उस गैजेट के लिए बने हैं। हमारा जीवन जीने के लिए अच्छे अच्छे गैजेट्स आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन हम उनमें बिजी हो जाएं और उन्हीं के लिए बन जाएं। आप सोचिए कि एक मोबाइल का यंत्र आया और हम उसके उसके यंत्रवत हम हो गए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ क्राइसिस है कि हम एक महंगा गैजेट ला रहे हैं और उसके हो जा रहे हैं हमेशा के लिए, जबकि हम तो करोड़ों की संपत्ति हैं। ये जो ह्यूमन लाइफ है वो 322 सीआर की है। 322 करोड़ का हमारा ये जो हमारा मानव शरीर है, 322 करोड़ का है। और उस 22 करोड़ 322 करोड़ के जीवन को चलाने के लिए हम क्या क्या खिला रहे हैं, क्या क्या पिला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डिटॉक्स पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखें। भोजन जो पकाना है, थोड़ा सा कच्चा भोजन भी रखें तो उसके न्यूट्रिशन बरकरार रहते हैं। बहुत ज्यादा फ्राई करने की, डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्ट आता है। मेरे भोजन में हमें जितना उबला खाना दिया जाता है मैं उबला खाना खा लेती हूँ। ठीक है, बच्चे को कभी देना होता है तो थोड़ा हल्का सा उसके अनुसार बना लेते हैं। लेकिन हमें ये चीज जाननी है, भाई हम सब्जी मसाला खा के कहाँ जाएंगे? वो मसाला हमारे शरीर की आर्टरीज में जमता है, वो जाके वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो तेल जो है। तो ऑयल अच्छा खाइए, कम खाइए।
तो पानी क्या करता है, क्योंकि 72% से 75% हिस्सा है, तो पानी डिटॉक्स का काम करेगा। आंवला का जूस पियेंगे तो भी वो पानी के साथ लेना है, एलोवेरा लेंगे तो भी वो पानी है। तो इन सब चीजों से शुद्धि हमारी होती है। और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से क्या है कि उसके दुष्परिणाम नहीं होते हैं, तो इसलिए हम प्राकृतिक जो भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, आप देखिए श्रद्धेय आचार्य श्री का, मतलब आप सोचिए कितना उन्होंने नॉलेज दिया। मतलब आप सोचिए, मुझे नहीं लगता है कि जो जड़ी बूटियों के बारे में एक आम आदमी को अगर चर्चा हुई है, तो श्रद्धेय बालकृष्ण महाराज जी का ही उसमें पूरा पूरा आप योगदान देख सकते हैं। कितना वो डीप लेवल पे एक एक पेड़ को पकड़ पकड़ के रोज उन्होंने टीवी पे डिस्क्रिप्शन दिया है। और मैंने आधा आयुर्वेद तो श्रद्धेय महाराज जी से ही सीखा, आचार्य जी से। तो क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं संस्कृत पढ़ती थी, लेकिन संस्कृत में मैंने अपना सिर्फ सिलेबस पढ़ा, आचार किया जो मैंने। लेकिन आयुर्वेद पढ़ाने का उद्देश्य मुझे पतंजलि योगपीठ के द्वारा जाता है। निश्चित ही मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ महाराज जी की और आचार्य श्री की, कि उनके द्वारा मैं आयुर्वेद को समझ गई। और फिर मुझे आयुर्वेद में रुचि जागी, तो मैंने पुस्तकें ली और मैं अध्ययन कराती हूँ आयुर्वेद कॉलेज में। तो मैं पदार्थ विज्ञान पढ़ाती हूँ संस्कृत का, BAMS के स्टूडेंट को। तो अब बहुत ऐसे अच्छा लगता है। और सारी चीजें आप देखिए, आप आयुर्वेद में भी जाएंगे तो पंचकर्म में विरेचन है, वस्ति क्रिया है, ये सब कुंजल है, वही षटकर्म वहां भी आते हैं। तो शोधन तो वहां भी हो रहा ना। किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, अब हालांकि डिलीवरी के टाइम पे सिर्फ वो कॉलोनस्कोपी देते हैं, इसका सॉरी अपना कॉलोन क्लींस करते हैं रेक्टम को, वो भी एक एक्स्ट्रा टॉक्सिन ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, तो ऐसा नहीं है। एलोपैथी भी समझता है कि डिटॉक्सिफिकेशन अब जरूरी है। डूस वगैरह, स्नान वगैरह पे वो धीरे धीरे आ रहे हैं कि शरीर का ताप अगर बढ़ रहा है तो ठंडा देना है। ये चीज उन्हें समझ में आई अब जाके। बहुत बड़े बड़े MD एलोपैथ हैं जो स्नान का वो सब बताते हैं। हालांकि उस समय पसीना जब आ रहा है, जब स्नान का प्रावधान नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका अपना सिद्धांत है। तो यहाँ जल चिकित्सा के माध्यम से हमें, देखिए हमारा शरीर ड्राई हो जाता है तो हम नहा लेते हैं तो हाइड्रेशन आ जाता है। आपने देखा हो कि अगर स्किन सूखी है और हम पानी डाल लेते हैं तो ड्राइनेस, हार्डनेस, मतलब पूरा हाइड्रेशन हो जाता है। वो कोई लोशन लगा लेते हैं तो अच्छा सॉफ्ट फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर सूख रहा है और हमने पानी पी के वहां पोषण दिया नहीं है, वहां हाइड्रेशन दिया नहीं है। तो एक साइंटिस्ट ने किताब लिखी है, यू आर नॉट थर्स्टी, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, उनकी पुस्तक है। उसमें लिखा है कि आपका शरीर एक्चुअल में बीमार नहीं है, आपका शरीर प्यासा है। हमारी कोशिका सिकुड़ रही है प्यासे होने की वजह से। शरीर में छोटे छोटे बच्चों के आज बाल सफेद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बताइए? टॉक्सिन इतना हो गया है कि वो टॉक्सिन बालों के माध्यम से, स्किन डिजीज के माध्यम से वो सब डिटॉक्स करता अपने आप को। क्योंकि हमारे जो विजातीय द्रव्य हैं वो अलग अलग, स्किन से देखिए स्वेट निकलता है, मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, ये जो कफ होता है उसके माध्यम से, जो सप्त धातुएं हैं, जो हमारे त्रिदोष हैं, वो भी विकारों के रूप में त्रिदोष कुपित होते हैं तो वो भी निकलते हैं। वात पित्त कफ जो है, अगर वायु रोग बिगड़ता है तो घुटनों में दर्द होता है, वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित होती है। तो पित्त का होता है तो देखिए मितली आना शरीर में, मतलब पूरा ये सब चक्कर आना, जी मिचलाना, गैस्ट्रिक होना, ये सब पित्त के दोष हैं। ऐसे ही हमारे कफ के भी दोष हैं। तो मोटापा होना ये सब, और बात में भी मतलब मोटापा बढ़ जाता है क्योंकि वायु भर जाती है शरीर में, तो कहीं ना कहीं इसलिए अजवाइन वगैरह का काढ़ा देते हैं। तो निश्चित ही हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो एक बहुत ही आदर्श दिनचर्या के लिए प्रेरित था, आदर्श दिनचर्या के लिए ही बनाया गया था कि शरीर की शुद्धि रहे। मैं आयुर्वेद आयुर्वेद सार संग्रह पढ़ रही थी कल, तो उसमें लिखा गया था कि मानव जीवन की उन उम्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत अनमोल जीवन है और उससे पहले सारे दर्शन, धर्म, मीमांसा पूरा लिख दिया गया। हमने कहा ये क्यों बता रहे हैं इस पुस्तक में? तो देखा कि मानव जीवन का जो जीवन है वो आदर्श जीवन है और उसको उच्च आयु देने के लिए ये सारे आयुर्वेद ग्रंथ बनाए गए हैं। मैंने उसमें जब पढ़ा कल, तो मतलब कि एक अनुमानित आयु 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा इस जीवन को चिरायु बनाया जाए। जीवते कहा गया है सरदम शतः, तो शरदा शतम, मतलब कि आप 100 को शरद ऋतुओं को देखें, 100 बसंत आपके जीवन में आए, इतने अब ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, ऐसा ब्लेस्ड किया जाता है। लेकिन यदि हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हम उस जीवन को जी पाएंगे ना, उस जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो कहा गया है पहला सुख निरोगी काया,
फिर दूसरा सुख है घर में माया। तो माया तो किसी भी स्वास्थ्य का वो नहीं है, हमने कोरोना में देख लिया कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसका स्वास्थ्य अच्छा था, जो पॉजिटिव था, सोच से भी यहाँ स्वास्थ्य बनता है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात कही गई है। तो कई सारे ऐसे मेरे पास ऐसे टेस्टिमोनियल हैं, डॉक्टर्स के वो पेरेंट्स थे, वो घर में कोविड पॉजिटिव हुए, उन डॉक्टर्स को लगा कि अब हमारे पापा को हमें ऑक्सीजन देना है, जबकि उन्हें जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने गार्जियन को जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज करा दिया और वहां का माहौल देख के उनका फिर ऑक्सीजन लेवल गया और 10-10 15 दिन बाद वो नहीं रही। और वो डॉक्टर मेरी क्लाइंट है योगा की, वो यहाँ के हमीदिया कॉलेज के बहुत अच्छे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बोली मेरी वजह से मेरे पापा नहीं रहे क्योंकि हमने उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ये डॉक्टर के स्टेटमेंट थे, आप सोचिए। जबकि कई सारे ऐसे परिवार थे कि जिनको ऑक्सीजन क्या, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, वो घरों में बीमार रहे, लेकिन उनका विल पावर स्ट्रांग था, उनने अपने आप को स्ट्रांग किया और वो सरवाइव करे और रिकवर करे। हमने 40-40, 60-60 SpO2 के पेशेंट को हमने ट्रीट करा उस समय, काढ़े बना के। हमारे साथ 5-7 योगा टीचर थे जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो उनको भाप देना, उनको काढ़ा देना, उनको नेति कुंजल कराना, उनको मतलब इंस्टेंट उनकी ऐसी, क्योंकि अस्पतालों में बेड थे नहीं और हमारे मिलने वाले वो क्लाइंट थे, तो उनको हमने रेमेडी जब दी, उनकी 60-60 SpO2 से वो 90 तक रिकवर करे, 90 प्लस में। तो ऐसे रिजल्ट हमें मिले हैं, तो इसलिए मैं उस पर विश्वास करती हूँ, मेरा पूरा बिलीव है। तो आप लोग भी इस चीज को अपना सकते हैं कि छोटी छोटी सी हमारी दिनचर्या में हम अच्छे, तो हाइड्रेशन से क्या होता है कि हमारे शरीर का डिटॉक्स करने में सहयोग मिलेगा। और पानी सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर है। जो पानी है वो हमारे शरीर की शुद्धि करने में दो काम होते हैं पानी के। एक तो हमारे शरीर को हाइड्रेशन देना और पोषक तत्वों का अवशोषण कराना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं। और निश्चित ही हम जब योगाभ्यास करते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे कि मुझे एक फ्रोजन शोल्डर हो गया है, मेरे एक क्लाइंट को एक फ्रोजन शोल्डर हुआ था, तो हमने उन्हें पानी पिला के अभ्यास कराया। तो जब अभ्यास कराते हैं तो देखिए हमने खिंचाव दिया, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट हिल नहीं रहा था, या हम नॉर्मल इस पे एक्सरसाइज नहीं करते, कोई नॉर्मल बहनें हैं वो नहीं घुमाती हैं इसको। लेकिन जब हमने इसको रोटेट करा तो यहाँ खिंचाव आया। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मस्कुलर का, तो नेचुरली विटामिन डी के एब्जॉर्बेशन भी वहां बढ़ते हैं। और उसमें हमारे 2-3 डॉक्टर से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला इसमें कॉन्ट्रैक्शन से भी विटामिन डी सपोर्टिंग हो जाता है, तो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा क्या हुआ कि वहां शुद्ध रक्त चला गया। हमने पानी पिया, प्राणायाम करा, शुद्ध रक्त तो है लेकिन वो इस ज्वाइंट पे अंदर नहीं जा रहा, इसके लिगामेंट्स में नहीं जा रहा, और अंदर के जो टिश्यूज है उनमें भी नहीं जा रहा, उन सेल्स को नहीं कवर कर पा रहा। तो हमने ज्वाइंट्स को हिला दिया, हमने ज्वाइंट को स्ट्रेचिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए खिंचाव आ रहा। जब खिंचाव आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली रक्त बढ़ जाएगा, और जैसे ही हमने वापस किया, आप देखिए उस जगह पे ब्लड पहुंच जाता है। हमारे घुटनों में दर्द है किसी भी तरीके का, घुटने की कार्टिलेज सूखी पड़ी है, तो हमने गुनगुन पानी पिया, हाइड्रोजन पानी पिया, माइक्रो क्लिस्टर पानी पिया, तो ये घुटने में जाएगा, वहां की कार्टिलेज को उनकी सेल में जाकर के ऑक्सीजन देगा, हाइड्रेशन देगा। क्योंकि उस पानी में न्यूट्रिशन भी है, ये ध्यान रखें। उस पानी में न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, वहां की कार्टिलेज की रिकवरी में हेल्प कर रहा है, उसको इम्प्रूव कर दे रहा। किसी को शुगर है क्या, शुगर में क्या हो रहा, बीटा सेल्स नहीं है, तो ये पानी अंदर गया, हमने नॉर्मल पानी गर्म करके भी हमने पानी पिया, तो वो बीटा सेल्स के अंदर गया, वहां की कोशिकाओं को उसने जगा दिया, हाइड्रेशन ला दिया, तो वहां पे कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो गया। निर्माण होगा तो वहां पे क्या होगा, जब कोशिकाएं बन जाएंगी तो पर्टिकुलर जो ग्लैंड है उसके सीक्रेशन आ जाएंगे, इंसुलिन का सीक्रेशन आ जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को पचाने का काम करता है। तो जब ग्लूकोज पचेगा तो एनर्जी हम फील करेंगे, वरना शुगर जी जी पेशेंट क्या नमस्कार। करते हैं। जी भैया जी। बन्ने सिंह आर्य बोल रहा था, जिला आगरमालवा से। जी भाई साहब जी। जी प्रणाम सभी के सदन को, सभी दिव्यात्मा को मेरा प्रणाम। प्रणाम भैया जी। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे कि कोरोना काल के समय सभी डॉक्टरों वगैरह ने और सभी लोगों ने कोरोना के डर के मारे अलग अलग ट्रीटमेंट अपनाया उन्होंने, पर किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस व्यक्ति को कोरोना है और डॉक्टर ने उसको छुआ है और उस डॉक्टर को कोरोना नहीं हुआ, ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है क्या?
देखिए मेरे आस-पास कोविड पेशेंट रहे हैं, मेरे पिताजी खुद कोविड पॉजिटिव रहे हैं, मेरे ससुर जी कोविड पॉजिटिव थे और हमारे घर में थी। मैं अपने घर में जब मैं ससुराल में थी तो हमारे ससुर जी को कोविड हुआ था और मैं खुद उनकी केयर कर रही थी। मुझे अच्छे से ध्यान है मतलब कि बिल्कुल और मैंने बच्चे को हालाँकि बच्चा उनके पास खेल रहा था पूरे टाइम। बच्चों का तो हालाँकि शरीर अल्कलाइन है, तो मतलब जैसे घर में एक से बहुत लोगों को हुआ तो घर में मेरे ससुर जी क्वारंटाइन थे। उनको इसलिए कि बार-बार बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट ना हो एरिया तो इसलिए एक रूम में रहिए। तो वहीं उनको भोजन वगैरह देने का मेरा खुद का मैंने उनको उनकी केयर करी है और मुझे हम लोग कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुए थे क्योंकि मैं मास्क वगैरह लगा के जाती थी प्रॉपर उनको केयर करती थी जो भी भोजन देना क्योंकि पिताजी बहुत अच्छे चलते फिरते हैं और काम करते हैं अपने रूटीन के तो बाहर वाले गेट से जाके बाहर वॉशरूम था बाहर हैंडपंप लगा हुआ था नल वगैरह तो वो वहां से अपना सामान ले लेते थे और भोजन उनको चाय पानी काढ़ा जो भी देना होता तो मैं खुद उन्हें देती थी तो ऐसे केसेस रहे हैं ऐसा नहीं मैं खुद उसकी प्रत्यक्ष गवाह हूँ मेरे ससुर जी कोविड पॉजिटिव थे यहाँ उसके पापा जी ऊपर थे मैंने मायके में उसके ऊपर मैंने दीदी एक ट्रायल किया है। एक मेरा मित्र था राजस्थान से, उसको कोविड हो गया था और झालावाड़ हाँ हॉस्पिटल में वो भर्ती थे और कोई रिश्तेदार वगैरह से कोई उसके पास जाने को पसंद नहीं करते थे। और जी मैं जब गया तो जब गौ माता की शरण में मैंने प्रणाम किया और गौ माता से ये निवेदन किया कि मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं तेरा हमेशा के लिए नामो निशान, ये जो गो आधारित वैज्ञानिक की जो बात कर रहे हैं वो छोड़ दूंगा मैं। जी ऐसा जी संकल्प लेकर के मैं गया और मैं लेता था उस वक्त गोधन अर्क और गाय माता का दूध तो मैं लेता ही हूँ हमेशा से, और कुछ दूध नहीं लेता हूँ मैं। जी उस कोरोना कोविड के बॉडी को मैंने मसाज किया। 4 दिन बाद उसकी डेड हुई, उसकी डेड बॉडी को लाया, अंतिम संस्कार तक मैं साथ में रहा। परंतु आज दिन तक परमात्मा की दुआ से कोई कोविड वोविड से ऐसा कोई अपने को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। और जब जिस हॉस्पिटल में वो थे भर्ती, उसका फोटो वीडियो मेरे पास आज भी है और वहाँ हर आधे घंटे में एक लाश निकल रही थी वहाँ से। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में मैं गया हुआ हूँ, परंतु ऊपर वाले की दुआ से अपन को आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ट्रायल भी हमने किया है। भैया जी ये बिल्कुल आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनकी और इम्यूनिटी हाई थी राजस्थान सरकार ने वो कोरोना योद्धा में था तो उसको 50 लाख रुपए उसकी पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में दिया है। उसकी पत्नी भी ये अच्छा कहने को तैयार है कि हाँ मेरे पति कोरोना में डेथ हुई है और मेरे पति की डेड बॉडी ये लाने वाले हैं। बहुत सुंदर भाई जी मतलब ये तो बहुत मतलब आपने इतना मतलब अपना योगदान दिया और अब उस समय पे जहाँ क्राइसिस थे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय आप निश्चित ही आप एक रियल लाइफ हीरो हैं और जो अभिनेता जैसे हम बात करते हैं टीवियों में देखते हैं मैं नहीं मानती हूँ कि वो कोई हीरो हैं और आप जो योगदान दिए हैं निश्चित ही उसका किसी फोटो के वीडियो भी जीवन दीदी में मैं आपको कभी व्हाट्सअप करूंगा, देखना आप लोग। उनके जी। जीवन में जो देखिए ठीक है अब उनका जो भी जीवन था वो लेकिन आपने अपने मित्र के लिए अपना योगदान ऐसे मित्र होना कि अपनी जान के जोखिम में लगाकर भी आप अपने मित्र का सहयोग कर रहे हैं तो यही एक आदर्श मित्रता का आपने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो ऐसे मित्र होना मतलब एक सौभाग्य की बात होती है निश्चित ही आपके उन मित्र का सौभाग्य रहा क्योंकि हमने बहुत देखा कि अपने अपनों ने भी कई लोगों का साथ नहीं दिया कई लोग ऐसे तो वो तो एक अलग ही सीन था लेकिन आप देखिए कि वो दौर हमें क्या कुछ सिखा गया। हम उससे नहीं अगर चेत रहे उतने बड़े क्राइसिस से, तो मुझे लगता है कि फिर कौन सिखाने आएगा? हमारे आस-पास इतने चीत्कार थे। तो उस क्राइसिस से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अगर हमारी तंदुरुस्ती है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम है, हमारे आस-पास का वातावरण अच्छा है, हमारे खान-पान प्योर हैं, हमारी फसलें, हमारे जो भोजन हमारे थालियों में आ रहा, वो पवित्र है यदि, वो शुद्ध है, टॉक्सिक नहीं है वो यदि, तो वो जीवन ही जीवन है। बाकी आप देखिए एक आई बॉल का भी मैंने एक वो देखा है एक आई बॉल से एक बच्चे के गले में फंस गई चाइना की एक आई बॉल थी उसमें बहुत ज्यादा वो बबल गम की वो बनी हुई थी वो बच्ची ने खाया और 6 साल की बच्ची स्पॉट पे ही खत्म हो गई अब सोचिए ये कैसा दिखावा है हम अपने बच्चों को मतलब कैसे बच्चे अवतरित होते हैं कैसे उनको जीवन देती है माँ और पालते पोसते हैं और वो बच्चा एक प्रोडक्ट की वजह से गले में फंसा और बच्चा बच्ची वहीं रहे जीवित नहीं रही मतलब अस्पताल भी जाने का मौका नहीं मिला उन्हें अभी बिल्कुल रिसेंटली एक एड चल रहा था उस पे फेसबुक पे न्यूज आई थी उनका बकायदा इंटरव्यू आ रहा था जो बेच रहे थे बोले ये चाइना की है दुकानदार खरीद लेते हैं और बेच रहे हैं लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वो क्या है उसमें और क्यों बेच रहे हैं बस वो प्रॉफिट के चलते तो ऐसा प्रॉफिट किस काम का है जो लोगों का जीवन ले ले उस समय की बात है दीदी, 2 वर्ष तक जो व्यक्ति डरते थे कि मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए डरता हूँ, उधर उस समय में मोटरसाइकिल पे बिठा बिठा के लोगों को इलाज करवा के लाया हूँ और नहीं उसके भाई जी परिवार तो और उनको छूने के लिए तैयार नहीं हुए।
आपका बिल पावर बहुत स्ट्रांग है और आप सभी का, क्योंकि आप इतने अच्छे, मतलब सभी लोग आज योग अभ्यास आप इतने एक मंच पे कर रहे हैं। मैं तो खुद, मैंने अपने पापा जी को बोला, अपने पापा जी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक माहौल मिलेगा। तो मैंने अपने ससुर जी को भी रिकमेंड करा ताकि उनको एक अच्छी कंपनी मिले सबकी। क्योंकि कई बार मैं जैसे क्लास लेती हूँ तो मेरे साथ सुबह डॉक्टर्स क्लाइंट होते हैं, तो कुछ कुछ लोगों की प्राइवेसी भी होती है, तो मैं सामूहिक कक्षा नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो क्योंकि वो WHO के जो डॉक्टर होते हैं उनका एक बैच है पूरा, तो वो अपने बैच के लोगों को ही लेते हैं। तो मैं भी चाह रही थी कि एक सामूहिक पटल पे इतना अच्छा आपका कार्यक्रम जो चलता है, निश्चित ही अपने आप में बहुत आदर्श प्रस्तुत कर रहा है और मुझे बहुत प्रेरणा मिली है आप लोगों से। तो किसी और जी का जी कोई धन्यवाद। सवाल है? अनिल राय जी का सवाल है। अनिल राय जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी ओम। सदन को ओम जी। प्रणाम और डॉक्टर साहिबा को सादर प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता, 3-4 प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं, केवल आपसे राय जाननी है। तो जिसमें आपका पहला वीडियो ऑन कर प्रश्न, दीजिए, मैं आपको देख भी लूं प्लीज। हम्म, और जो भी क्वेश्चन करें एटलीस्ट हम एक दूसरे को देख तो लें। हाँ जी जी मैं जी भी जी। वीडियो ऑफ करके बैठूं तो आप कैसे मेरे से बात कर पाएंगे? देखिए आप प्लीज, आप अन्यथा मत लीजिए, आदरणीय आप मेरे पूज्य हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वीडियो ऑन करके बात हो तो अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो मेरा पहला प्रश्न था मैडम कि प्राचीन पद्धतियों में जैसे पहले बाबा दादा और बहुत लोग होता, हमारी भी 70 साल के लगभग उम्र हो गई, तो हम देखते थे कि घड़े में कोयला और बालू और पत्थर इत्यादि भर के लोग पानी ऊपर से भरते थे और नीचे छना हुआ पानी पीते थे। इस संबंध में आपका क्या विचार है? और इसी से ये करें, विश्वरूप राय चौधरी ने एक लाइव मशीन बनाई है जो इस समय 6300 रुपए की है, तो क्या उसका जल कुछ लाभकारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दूसरा है, ताराचंद बेल जी ने हम लोगों को खेती में बताया कि खेती करते समय न पानी बहुत ज्यादा अल्कलाइन होना चाहिए और न एसिडिक होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा तभी खेत में अच्छा फायदा करेगा। तीसरा है मेरा क्या कि ये जितने भी, जैसे आपने कैंगन वाटर बताया था, ये जितने प्रकार के रोग हैं, क्या उसमें कुछ लाभकारी हो सकता है कि नहीं? जी हो। देखिए, बात रही, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, कोयला जो है वो टॉक्सिन को खींचता है। अभी कुछ ब्रांडेड कंपनियां कोयले के फेस पैक भी लेके आई हैं, ऐसा कुछ फेस वॉश भी लाई हैं चारकोल के। तो निश्चित ही चारकोल में ऐसी क्वालिटी है जो इनप्योरिटीज को सोखता है, ये बिल्कुल, और ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो जो हमारी पुरानी पद्धति थी वो भी हमने, उस पे हम साइंस के मॉडल बनाते थे ऐसे, तो उसमें कचरे वाला पानी डालते, सारी लेयर जो बनी रहती थी वो सेडिमेंट होते हैं, ये अलग अलग कार्बन फिल्टर होते हैं। अभी भी RO जो यूज होते हैं उनमें कार्बन फिल्टर होता है। जी जी इसका मतलब कार्बन इफेक्टफुल है निश्चित ही। तो कार्बन फिल्टर काम करता है और कोयले का, और वो, लेकिन बात ये है कि पारंपरिक लोग इस्तेमाल करने में अभी उनकी जो टाइमिंग को लेके, जैसे कोई ऑफिस गोइंग है तो वो अब कोयले के वो पारंपरिक प्रयोग पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित ही जो प्राकृतिक हमारी जो तरीके से जो पद्धतियां थी, वो पद्धतियां तो अपने आप में एक्सेप्टेबल थी, लेकिन वो उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन समय अब बदल रहा है। नहीं, तो तो इसीलिए पूछा मैंने कि विश्वरूप राय चौधरी जो लाइव वाटर की एक कंसेप्ट लेके मशीन बनाया है जो 6300 की है, तो क्या वो आपको लाभकारी लगता हो है बिल्कुल लाभकारी हो सकती है, लेकिन आप उसके प्रयोग देख लें, जिन्होंने लिया है उनके प्रयोग देख लें। तो देखिए, कोई भी चीज अगर प्राकृतिक तरीके से प्रोड्यूस करा रही है तो ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। मेरा ऐसा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत अभी उसके अनुभव नहीं लिए हैं। तो आप जी अपने अनुभव ले लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे बिना अनुभव के कोई स्टेटमेंट देना उचित है, और देना भी नहीं चाहिए। तो जी मैं उस पर जब स्टडी करूंगी तो निश्चित ही भाई साहब आपको मैं अवगत करा सकती हूँ। जी और जी बाकी हाँ, प्राकृतिक चीजें जो हैं तो वो कोई हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि उनमें कोई केमिकल एडिक्शन नहीं होता है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। और रही बात कैंगन पानी की, तो कैंगन पानी देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रो क्लस्टर, और इसका एंटीऑक्सीडेंट, और इसका एल्कलाइजेशन का पीएच अलग अलग है, ये ध्यान रखिए। एल्कलाइजेशन, इसमें एक एल्कलाइजेशन पानी नहीं है, इसमें 7 न्यूट्रल वाटर भी है, जो हमारे घरों में, खेतों में, बोरिंग में पाया जाता है, न्यूट्रल वाटर ही निकलता है।
आप जेट जो भी ट्यूबवेल है उसका पानी चेक कराएंगे, न्यूट्रल निकलेगा। तो यहाँ न्यूट्रल पानी भी मशीन देती है ना, लेकिन वो साफ करके देती, क्लीन करके देती है ना, मतलब उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। तो अच्छा हो गया ना वो तो पानी, मतलब जैसे कि ब्लीचिंग का पानी आ रहा हमारी सप्लाई में, जैसे नर्मदा जल आता है नगर निगम के द्वारा, मान के चलिए, तो नगर निगम के द्वारा जो नर्मदा जल आया उसमें जो एड ऑन किया गया वो क्लीन करेगा, वो उसके प्रॉपर्टी सिर्फ हटाएगा, क्लीन वाटर देगा, उसमें ब्लीच नहीं आएगा, बस उसमें कोई केमिकल नहीं आएगा, जो नगर निगम के द्वारा सॉरी जल विभाग के द्वारा एड ऑन किया जाता है, तो जिसको म्यूनिसिपालिटी ऑब्जर्वेशन करती है। मैंने खुद ने अपने पिताजी को ऑब्जर्व करा, और हमने वो पाइप में छोटे से ट्यूब में हम टेस्टिंग करते थे कि कितना ब्लीच है कितना क्लोरीन है, उसका लिक्विड डाल के चेक करते थे, क्योंकि मेरे पापा जी की ड्यूटी लगती थी, वो जो हेल्थ वो जो सैंपल भरने वाले इंस्पेक्टर रहते थे उनके साथ वो रहते थे, तो एज अ वैक्सीनेटर की उनकी पोस्ट थी, लेकिन वो जन्म मृत्यु पंजीकरण में भी रहते थे और ये टेस्टिंग में भी रहते थे, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट का भी उनका रहता था। तो जो सैंपल भरे जाते थे, सैंपलिंग वो टेस्ट करते थे किस किस चीज में क्या क्या मिलावट होती है। तो हम लोग उस समय छोटे थे, मैं नहीं समझ पाती थी, तो जैसे जैसे वो संभाला तब ये बातें समझ में आई। तो कैंगन पानी में क्या है कि माइक्रो क्लिस्टर प्रॉपर्टी है, उबले पानी से 10 गुना ज्यादा वो पतला है पानी, तो हमारी कोशिका सोख नहीं पा रही है, जैसे मान के चलिए बाल की कोशिका है और वो पानी नहीं सोख पा रही, तो बालों में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो बाल सफेद हो जा रहा। ठीक है, हमारे हमें हमें मान के चलिए कि हमारी कोई नर्व है जो कि ब्रेन में कोई ऐसा टॉक्सिन है जो नहीं निकल पा रहा, जैसे कि वो भैया जी ने बोला, अगर उस बच्चे को हम 8 pH का पानी देते मान के चलिए, तो वो डिटॉक्स कर पाता, हाइड्रेट कर पाता। तो ऐसे हमारे पास एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो कई सालों से बेड पे थे, और उन्होंने पानी उनको जब देना शुरू करा, वो अपना भोजन आज खुद कर रहे हैं। लगभग लगभग हर बीमारी पे रिजल्ट हमने पाया, क्योंकि उसकी क्वालिटी वो है ना पानी की। ये क्या करता है, पानी में आयनाइजेशन करता है, तो उसके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो उसका एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छा हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा सेल का जो एक्वा पोरस है उसमें पेनिट्रेट करता है और वहां से फ्लश कर देता है। तो एक तो ये पानी माइक्रो क्लिस्टर था तो अंदर चला गया, दूसरा इसमें हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता है। और कैंगन पानी की एक विशेषता है, जो H2O हम देखते हैं उसमें पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, H2O जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, किसमें, हम जो पानी नॉर्मल घरों में पीते हैं, लेकिन कैंगन पानी में हाइड्रोजन आ जाता है गैस के रूप में। पीने वाली जो गैस जो हाइड्रोजन है वो उसमें मॉलिक्यूल सेपरेट होता है, तो 20 सेकंड के लिए इसके लाइव पानी में हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता है। और एल्कलाइजेशन हम बटन के अनुसार मेंटेन करते हैं, भाई 8 pH का भी तो पी सकते हैं ना, जी 7 pH का भी पी सकते हैं, किडनी पेशेंट है तो उनको 7 pH का, क्योंकि बहुत ज्यादा एल्कलाइजेशन भी डिटॉक्स करता ना, बहुत ज्यादा तो एसिड निकालेगा तो किडनी पे लोड आ जाएगा। इसलिए देखिए, आप कंपनी ने मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल साइंटिस्ट ने, मेडिकल डॉक्टर्स ने उसको देखा कि ये हर पेशेंट पे नहीं चल पाएगा। वर्ल्ड वाइड हजारों डॉक्टरों ने उसको अप्रूवल इसलिए दिया क्योंकि उसमें बटन अलग अलग है। अगर ये एक बटन होता तो ये पेशेंट पे काम नहीं करता, वो कुछ ही लोगों के इस्तेमाल की चीज रह जाती है, लेकिन ये हर व्यक्ति के इस्तेमाल की है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का इस्तेमाल इसमें है, अलग अलग पानी के द्वारा। इसलिए उसमें 7 तरीके का पानी प्रोड्यूस करती है मशीन, अलग अलग बटन दबाने से। तो इसमें क्या है कि जब हमने माइक्रो क्लिस्टर पानी पिया, तो एक तो हमारी कोशिका में चला गया, दूसरा वो हाइड्रोजन उसमें गैस थी, तो वहां पे उसने हील कर दिया, ऊर्जा दे दी, सीधे सीधे एनर्जी दे देगा ये सेल को। तो जो इलनेस रह रही थी, डलनेस रह रही थी, तो वो हमारी कोशिका को ऊर्जा से भर देगा। और वहां पे जो एसिड बेस्ड है वो भी डिटॉक्स करेगा, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर रहा, सबसे अच्छी बात ये कोशिका के अंदर जाने की पावर रखता है, वहां उसको ऊर्जा देने की पावर रखता है, और वहां पे जो एसिड बेस है उसको निकाल के बाहर बाय प्रोडक्ट भी निकाल देगा। जैसे किसी को यूरिक एसिड जमा है कोशिकाओं में, तो यूरिक एसिड हटा रहा। हमारा कार्बन डिपॉजिट है ज्वाइंट्स में, क्या होता है ज्वाइंट्स में, यहाँ डिपॉजिट्स हो जाते हैं, यहाँ यूरिक एसिड से लेके सारे मतलब कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो अकड़न जकड़न आ जाती है, कड़क हो जाते हैं, वहां सॉफ्ट टिश्यूज नहीं हो जाते हैं, वो हमारे जो लिगामेंट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां ना रक्त जा रहा, ना पानी जा रहा, ना कोई हमारी प्राणवायु जा रही। हम प्राणायाम कर तो रहे हैं लेकिन उतना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां टॉक्सिन जमा है। यूरिक एसिड जो फ्लश हो जाना चाहिए था, वो यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में जम रहा है। आप सोचिए कार्टिलेज क्यों घिस रही है, आप देखिए कार्टिलेज में कितना कर की आवाज आती है और कितना दर्द होता है घुटनों में,
क्योंकि वहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और वो कार्टिलेज एक बार जब घिसती है तो वो रिकवर नहीं कर पाती। तो ये पानी क्या करेगा, बहुत ज्यादा बारीक है, पतला है, तो कोशिकाओं के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, ये इसका साइंस। और ये ही मुझे अट्रैक्ट किया कि भाई हम घर का साधारण पानी चाहे के भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पानी हमारे किस अंग को कहाँ क्या दिक्कत हो रही हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पानी जाके वहां काम करेगा। किसी की किडनी कितनी तड़प रही है, कितना उसमें टॉक्सिन भरा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। किसी का लीवर कितना डैमेज है, हम नहीं देख पा रहे हैं। किसी की आंतों में क्या खराबी आ रही है, हम देख पा रहे हैं क्या? लेकिन ये पानी जाके वहां की कोशिकाओं को सबको रिकवरी करके वहां नई सेल बनाने में हेल्प कर रहा, डिटॉक्स करने में हेल्प कर रहा, ऑक्सीजन दे रहा, वहां हाइड्रोजन से हील कर रहा। और इसके साथ साथ हम प्राणायाम अगर करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो मैं बता रही हूँ सोने पे सुहागा होता है। क्योंकि हम योगा अभ्यास के साथ पानी पीते हैं। हम पहले 2 गिलास पानी पिलाते हैं, फिर योगा अभ्यास कराते हैं, बीच बीच में उस पानी को गर्म करके भी पिलवाते हैं कि आप पीजिए। सब लोग अपने अपनी बोतल लेके आती हैं, गर्म पानी की एक बोतल होती है, और पहले 2 गिलास गर्म पानी कैंगन वाटर हम देते हैं, उसको कैंगन पानी को ही हम गुनगुना कर लेते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर रहे और डायलूट जल्दी हो। और ये पानी इतना जल्दी पचता है कि कभी पानी पीने के बाद पानी बचता है, ब्लोटिंग होती है, वो खत्म कर देता है। पानी 4 गिलास भी पी लिया तो भरा भरा नहीं लगेगा, फिर डायलूट जल्दी हो जाता है, क्योंकि पचा हुआ पानी है, माइक्रो क्लिस्टरिंग पानी है ना। इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं मैं बहुत इससे प्रेरित हूँ। ओम। अब ओम। मैं निवेदन करूंगा कि यदि किन्हीं का और का प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर दें, समय चूंकि होने ही वाला है। जी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर विनोद भाटी जी को बुला के और समापन कर दीजिए। जी जी। तो आदरणीय विनोद भट्ट जी आए और अपनी बात कहें। जी ओ। जी आप 4 दिन हो गए आज, काफी अच्छा आपका उद्बोधन रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि माइक्रो क्लिस्टर है या माइक्रो क्रिस्टल है? माइक्रो क्लस्टरिंग मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स भी कहीं ना कहीं बॉन्ड, उसका जो सॉल्ट होते हैं उनका क्रिस्टल होता है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ रहा है ना। मतलब कि जो छोटे छोटे से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे जो गुच्छों में थे, जब हम पानी बॉयल करते हैं ना, उसका क्रिस्टल ब्रेक होता है ना। तो माइक्रो क्लस्टरिंग है ये, माइक्रो क्लस्टरिंग कर रहा है ये, पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। हम इसको बोल सकते हैं कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ रहा है। पानी का क्लस्टर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक कर रहा। और पानी का जो नेचुरल साइज है हेक्सागोनल शेप, जो कि झरनों के पानी में होता है, क्योंकि झरने का पानी जब टकराता है नीचे तो शेकिंग हो जाता है, तो वो सेपरेट हो जाता है उसका क्लस्टर। तो जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड होता है रुके हुए पानी का, जो रुका हुआ पानी रहेगा, स्ट्रक वाटर जो रहेगा, वो मॉलिक्यूल बॉन्डेड हो जाता है। तो क्योंकि अगर यही पानी हम बहते हुए पानी का पीते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, तो वो भी मॉलिक्यूल ब्रेक्ड होगा, उसका मॉलिक्यूल भी अलग अलग सेपरेट होगा। इसलिए मैंने बात करी थी, जो हम उस दिन झिरिया की बात कर रहे थे, हम गंगोत्री के पानी की बात कर रहे थे, तो वही पानी की प्रॉपर्टी यहाँ पे देता है, क्योंकि आयोनाइजेशन करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अल्कलाइन वाटर है, जो अल्कलाइन पानी वो नुकसान करता है जिसमें कोई चीज घुली हो। ये इलेक्ट्रोलाइज्ड अल्कलाइन वाटर है, इलेक्ट्रोलाइज किया गया, इसलिए ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसमें ना चूना मिलाया जा रहा ना कोई बेस मिलाया जा रहा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से आयोनाइज्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस आयोनाइज्ड वाटर है, इसलिए डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल ग्रेड में रिकमेंड किया, और मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको रखा। टाइटेनियम बेस है इसमें, क्योंकि कोटिंग की गई है प्लेटिनम से। तो प्लेटिनम सबसे प्योर धातु में आता है, इसके पानी में कभी रस्टिंग नहीं हो सकती, जंग नहीं लग सकती है। वहीं हम नलों का पानी पीते हैं, तो लोहे के पाइप वगैरह होने से रस्टिंग आप देखिए उसमें काफी रहती है, वो भी हमें पीने पे मजबूर रहना पड़ता है अगर प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं हो रहा है तो इसका मॉलिक्यूल सेपरेट होता है, और तो इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म बारीक पिसा हुआ पानी भी कह सकते हैं। इसका वेस्ट कहाँ जाता है? इसका जो आप प्यूरिफाई होने के बाद ये कहाँ, जैसे आपने कहा कि ये जो है डिवाइड हो जाता है कि
अगर 14 pH है तो वो डिवाइड हो जाता है, 2 जगह से निकल गया। लेकिन ये मुझे अभी भी इसमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि इसका जो वेस्ट है, मतलब जो जैसे इसमें इम्प्योरिटीज है वो कहाँ जाती है, वो क्या इम्प्योरिटी वो भी प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्या होता है इसमें इसमें? पहले तो एक फिल्टर होता है, प्रीवियस एक फिल्टर दिया है कंपनी ने, उसमें जो मोटा कैल्शियम है वो जम जाता है कि किसी में अगर एक्सेस कैल्शियम आ रहा पानी में, टीडीएस बड़ा है, हालांकि 150 से 200 टीडीएस का मशीन की डिमांड है, उससे ज्यादा टीडीएस आएगा तो प्लेट्स पे कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो जिन घरों में सप्लाई का पानी आता है उनमें हम सिंपल 2 फिल्टर लगाते हैं डायरेक्ट सप्लाई में, जो पानी है नल के थ्रू टैप वाटर का, तो उसमें 2 फिल्टर लगा के डायरेक्ट सप्लाई इसको दे सकते हैं। लेकिन कहीं वहीं अगर टीडीएस ज्यादा बढ़ा हुआ है, कि मान के चलिए 500-700 टीडीएस है, तो वो क्योंकि उसमें कैल्शियम भी स्ट्रांग होगा, तो कैल्शियम आपने देखा टाइल्स पे चिपकता है, बकेट्स वगैरह पे चिपक जाता है, उसकी एक लेयर जम जाती है। तो वो लेयर अगर मशीन पे जमती है तो इसका आयनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए महीने 2 महीने में वो मशीन एक सिट्रिस से साफ करवाते हैं, हम उसको डीप क्लीनिंग करते हैं। उसमें सिट्रिस के पाउच आते हैं, कंपनी भी देती है, और उसका एक पूरा पैकेट रहता है, तो उसको जब हम डालते हैं तो वो डीप क्लीन कर देता है। इसके 2 पाइप हैं और इसमें जीरो वेस्टेज वाटर है। इसका पीएच डिवाइड ऐसे होता है कि मान के चलिए आपने ब्यूटी वाटर निकाला, ब्यूटी वाटर 5 पीएच का है, 6 पीएच का है, तो आप 14 में से 6 माइनस कर दीजिए, 4 वो 2 ये, तो यहाँ 8 पीएच का पानी निकलेगा, है ना। तो 5.5 पीएच का पानी, तो वहां तो 8 पीएच का पानी हम कुकिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी वेस्टेज नहीं होगा, वो कुकिंग में यूज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होगा, जैसे आप निकालते हैं 9.5 पीएच का पानी, 9.5 पीएच का हमने पानी लिया ड्रिंकिंग वाटर, तो 14 में से जब हम 9.5 पीएच करें तो वहां ब्यूटी वाटर निकलेगा फिर, क्योंकि उसका पीएच बच गया ना बाकी का, तो वो पीएच दूसरे पाइप से ब्यूटी वाटर निकालेगा। ब्यूटी वाटर हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए टॉनिक का काम करता है, तो उससे नहाने में, फेस पे स्प्रे करने में, लोगों को आप दे सकते हैं, घर में नहा सकते हैं उस पानी से। तो वो ब्यूटी वाटर है। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, इसका एक एनस्पा आता है नहाने का, 2.5 लाख का लगता है वो, तो उसका ब्यूटी वाटर ही प्रोड्यूस करता है वो, सिर्फ सिर्फ एक ही वाटर वो मतलब है, वो नहाने के यूज के लिए है। तो वो बाथरूम में लगाया है, कई सारे सेलिब्रिटीज ने, बिपाशा बसु ने, शिल्पा शेट्टी ने, ये अपने यहाँ नहाने के लिए लगवाया है उसका पानी का। क्योंकि अब सबको पता है कि अगर ब्यूटी मेंटेन कर रहे हैं तो भाई उनका प्रोफेशन ही वही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ये मशीन नेचुरल ब्यूटी वाटर देती है। नेचुरल ब्यूटी वाटर में बटन दबाना है हमें, तो ब्यूटी वाटर मेन पाइप से निकलेगा तो वहां 8 पीएच का पानी आएगा, तो वो कुकिंग में यूज हो सकता है। और अगर यहाँ से हम 8 पीएच का पानी निकाल रहे हैं, 9.5 पीएच का पानी निकाल रहे हैं, तो वहां पे ब्यूटी वाटर निकलेगा दूसरे पाइप से। ठीक है। अगर हम 2.5 का पानी ले रहे हैं, 2.5 का पानी हमने लिया, 2.5 जी उसमें पीएच में, तो वो हमें सैनिटाइजर चाहिए था, वही किसी को चाहिए है, तो यहाँ से निकलेगा 11.5 पीएच का पानी, जो फ्रूट वेजिटेबल्स धोने के काम पे आता है, मेन पाइप से, ऊपर वाले पाइप से 11.5 पीएच का निकलेगा, जो फ्रूट वेजिटेबल वॉश करने के लिए और क्रॉनिक डिजीज में एज ए मेडिसिन इनटेक करने के लिए, जैसे जिनका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जिनको जो कैंसर पेशेंट है, जिनको एसिड एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया, एसिडोसिस उनकी बॉडी हो गई है, तो उनको हैवी पीएच का इसलिए रिकमेंडेशन, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पे और एल्कलाइन फूड पे, जो क्षारीय भोजन है उस पे इनके प्रयोग हैं, और पानी पे इनके प्रयोग हैं, किलिंग कैंसर नॉट पीपल में। तो उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन जो की है कि कैंसर पेशेंट को एज अ मेडिसिन सुबह शाम आधा आधा गिलास रिकमेंड किया है। शुरुआत 1 कप से करेंगे, आधा कप से, फिर आधे गिलास तक उसको ले सकते हैं। कई लोग जो इनटेक करते हैं वो सुबह शाम 1 गिलास भी इनटेक करते हैं, लेने के बाद एक थोड़ा सा हैबिचुअल होने के बाद, कि चलिए अब आपका शरीर संतुलित हो गया है। लेकिन डिजीज वालों को, नॉर्मल लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। वो 9.5 पीएच का, 8 पीएच का जो ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल है, 8.5 से खाना बना सकते हैं, चाय वगैरह बना रहे हैं, जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें प्रयोग कीजिए। और पीने के लिए 7 से लेके 8.5 9 पीएच तक का पानी, 3 तरीके का ड्रिंकिंग वाटर है, 4 तरीके का, क्योंकि न्यूट्रल भी है उसमें, तो मैं 4 तरीके का पानी मानती हूँ पीने का। जी जी, वो तो कल बता दिया था आपने डिटेल में। जी थैंक यू। जी जी ओम, नीलम जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि समय का भी कमी है, और मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगी। जी जी। मैं जी थोड़ा सा, आप मुझे नेटवर्क चैट समझ में बॉक्स नहीं आ में रहा डाल। था,
एक्चुअली में मैंने क्या है, गूगल ज्यादा चलाया नहीं है, मुझे चैट बॉक्स समझ नहीं आ रहा बहन यहाँ। जी जी, तो मुझे तो मैरा बोल जी दीजिए, नंबर बोल दीजिए, आभार करिए। जी बोल 9 दीजिए दीदी। 91 400 400 89 89। 194। आप लिख दीजिए बहन, मुझे यहाँ एक्टिविटीज में होता है चैट बॉक्स, कहाँ है? इसमें लिखा नहीं। अच्छा, इन कॉल मैसेज, अच्छा जी ये जी, दिख मैंने रहा नोट कर लिया नीलम जी नंबर। है बहन। जी जी जी, वो जो धन्यवाद। नीचे 3 डॉट्स लगे हैं उसको आप हाँ, ये टैप दिख रहा है। करेंगे। जी मैंने चलाया नहीं है गूगल मीट बहुत दिन से, मतलब शुरुआत में कुछ मीटिंग ली है तो। आदरणीय मिथिलेश जी, अब आप ही आज का आभार प्रदर्शन कर दीजिए। जी 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 भाई। आपका माइक बंद है। जी, आज के हमारे आदरणीय योगाहार कार्यक्रम के मीटिंग होस्ट जो हैं नीलम जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बने सिंह भागवत जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय गणपत लाल अंजना, आदरणीय जानवी देवी, आदरणीय कल्पना साहू, आदरणीय कृष्णा कुमार, आदरणीय नीलम मिश्रा जी, और ये PFSP कोरी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय तुलाराम पाटिल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, और आदरणीय विनोद भट्ट जी। आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत आभार सभी का। जी धन्यवाद। जी ओम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मुनीलाल यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें पतंजलि का लाइव दिखाया। और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताएं, ये जो हमारा योगाहार है, इसमें अलग अलग प्रांतों के लोग जुड़ते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार,